हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 हम देखेंगे। इसके पहले हमने आपको ऑलरेडी 4 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। चारों लेक्चर में हमने आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ा रखे हैं। तो पहले लेक्चर में हमने आपको मोलरता एंड मोल प्रभाव पढ़ाया है। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको केवल एक टॉपिक पढ़ाया है, जो कि क्या है, राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। थर्ड लेक्चर में हमने आपको हेनरी का नियम पढ़ाया है एंड फोर्थ लेक्चर में हमने आपको क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन पढ़ा रखा है, ठीक है। तो वो जाके आप देख लीजिएगा। चारों वीडियो लेक्चर आपको कहाँ पे मिलेगी, जितनी भी केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर आने वाली है वो आपको केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। वहां पे आपको जितनी भी केमिस्ट्री की लेक्चर आगे होने वाली हैं या हो चुकी हैं वो सभी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 5वां जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब क्या होता है। लेकिन उसके पहले आपको परासरण दाब तब समझ में आएगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर परासरण क्या होता है, यानी कि ऑस्मोटिक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे परासरण क्या है, फिर समझेंगे परासरण दाब क्या है, और लास्ट में समझेंगे परासरण दाब का जो फॉर्मूला आता है, जो सूत्र आता है वो क्या है। और सबसे लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे जो कि क्या है, प्रति परासरण। याद रखिएगा, परासरण की जो घटना होती है उसका जस्ट उल्टा ही प्रति परासरण होता है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स शेयर आउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एक्सपेरियंस साक्षी मिश्रा के नाम से, यहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि परासरण क्या होता है। हालांकि परासरण का यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिख रखा है, लेकिन अभी आपको डिफिनीशन पे फोकस नहीं करना है। हम डायग्राम से सबसे पहले समझेंगे कि परासरण की क्रिया क्या होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि परासरण की घटना को समझने के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली लिया जाता है। तो वही हम भी करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई एक अर्धपारगम्य या इसी को चर्म पात्र झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हमें इतना शुद्ध हिंदी भी नहीं जानना है, हम इसका नाम क्या देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। पारगम्य झिल्ली, ठीक है। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका क्या हो गया, अर्धपारगम्य झिल्ली हो गया, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के जो कण हैं, यानी कि जैसे पानी हो गया जो अपने अंदर चीजों को घोलता है, विलायक के जो कण हैं वो आसानी से गुजर सकते हैं, लेकिन विलेय के कण आसानी से गुजर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अर्धपारगम्य झिल्ली ले लिया। अब हम क्या लेते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन यानी कि विलयन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने विलयन ले लिया है, या कह सकते हैं विलायक, ठीक है। यहाँ पे हमने विलायक ले लिया, विलयन नहीं लेंगे। विलयन का मतलब होता है जिसमें विलायक और विलेय दोनों ही पाए जाते हैं, यानी उसे कहेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे विलायक लिया जाता है तो इसका मतलब सिर्फ पानी लिया गया है, उसमें अभी कोई विलेय यानी कि चीनी या नमक नहीं घोला गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमने अपना विलायक ले लिया, ठीक है, विलायक ले लिया। और यहाँ पे जो विलायक की सांद्रता है, हम मान लेते हैं यहाँ पे विलायक की जो सांद्रता है वो है कम, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो विलायक है उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक सांद्रता है, ठीक है, अधिक सांद्रता है। अब परासरण की घटना को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लिया, उसके बाद हमने एक विलायक ले लिया। अब ये जो विलायक है, मान लेते हैं इस झिल्ली की इधर जितना भी विलायक है उसकी सांद्रता है कम। सांद्रता कम का मतलब क्या है, सांद्रता कम का मतलब ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु होंगे जल के, वो बहुत दूर दूर है, ठीक है, बहुत दूर दूर है, यानी इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली के आप उधर की बात करेंगे, यही विलयन जब अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके इधर साइड आ जाता है तो इधर के जितने भी विलायक होंगे उनकी जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी, यानी उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप पानी को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं यानी द्रव अवस्था में लेते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम सांद्रित होते हैं, यानी कि दूर दूर होंगे।
उनको गैप होगा उनके बीच में, अगर उनको आप किसी भी कपड़े से निकालेंगे तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। जैसे आप समझिए ये मेरे पास कोई एक हैंकी है, अब इस हैंकी से अगर मैं केवल लिक्विड फॉर्म में वाटर डालूंगी तो वाटर बड़े आराम से हैंकी से बाहर आ जाएगा। तो वहां पे हम कहेंगे कि उस वाटर की यानी जल की जो सांद्रता है वो क्या है, कम है। लेकिन अगर हम उसी जल को सॉलिड में बदल दें यानी कि एक तरह से बर्फ में बना दें, यानी अगर हम पानी को जमा के बर्फ में बना दें और अब उसे हैंकी से गुजारने की कोशिश करेंगे तो क्या बर्फ हैंकी से बाहर निकलेगी, ये रुमाल से बाहर गिरेगी? नहीं गिरेगी। इसका मतलब यह है कि अब वही जो लिक्विड था, वही जो वाटर था, उसी वाटर की सांद्रता क्या हो गई, अधिक हो गई। क्लियर? तो ये समझ में आया सांद्रता कम और अधिक होने का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। सांद्रता कम का मतलब है जो भी आप विलायक ले रहे हैं, हमेशा पानी ही लिया जाता है विलायक के रूप में, तो जो भी आप विलायक ले रहे हैं उसके पार्टिकल्स अगर दूर दूर हैं यानी लिक्विड फॉर्म में है तो पार्टिकल्स क्या है, थोड़े थोड़े दूर अवस्था में है। वहीं पे अगर हम सॉलिड फॉर्म में कर ले जिनके पार्टिकल्स पास पास आके एकदम कठोर अवस्था में बन जाते हैं यानी कि सांद्रता उसकी क्या हो गई, अधिक हो गई। अब अर्धपारगम झिल्ली का मतलब एक बार समझा देते हैं। देखो हमने क्या बोला, अर्धपारगम झिल्ली का मतलब होता है ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के कण गुजर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फिर से क्या ले लिया, हैंकी ले लिया। अब इस हैंकी से हम क्या कर रहे हैं, पानी को गुजार रहे हैं, तो पानी तो बड़े आराम से इससे बाहर निकल जाएगा जो कि क्या है, विलायक है। लेकिन विलेय यानी कि अगर हम इसी में चीनी या नमक को गुजारे इस हैंकी से, अगर हम क्या करें, मान लो मैंने इस हैंकी पर इस तरह से चीनी या नमक रख दिया और हम सोच रहे हैं कि अब ये हैंकी पे से चीनी या नमक बाहर गिरेगा, तो वो नहीं गिरेगा, क्योंकि हमने बोला है अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, जिससे केवल विलायक के कण ही आसानी से गुजर सकते हैं, यानी जल ही आसानी से बाहर निकल सकता है। और आप जानते होंगे कि इस हैंकी से वाटर जो है आराम से निकल जाएगा, लेकिन इसी हैंकी से चीनी या नमक के कण बाहर नहीं गिर सकते। तो एक प्रकार से ये जो हैंकी है वो क्या कर रहा है, अर्धपारगम झिल्ली का कार्य कर रहा है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में इसको लिया था, बाकी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं एक छोटा सा नोट अर्धपारगम झिल्ली के बारे में। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अर्धपारगम झिल्ली या इसी को चर्मपात्र झिल्ली भी कहा जाता है। आखिर होता क्या है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, अर्धपारगम झिल्ली का मतलब क्या होता है, जिससे या ऐसी झिल्ली, लिखेंगे ऐसी झिल्ली जिससे होकर विलायक के जो कण हैं, विलायक के कण आसानी से गुजर सकते हैं, लेकिन विलेय का मतलब होता है चीनी या नमक। ठीक है, लेकिन जो विलेय हैं, विलेय के कण आसानी से नहीं गुजर सकते। ठीक है, नहीं गुजर सकते, नहीं गुजर सकते हैं। ठीक है, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है, पूछी गई है कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई, आपने समझ लिया कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है। चाहो तो आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में आप लेंगे त्वचा की जो ये स्किन की पहली लेयर होती है, ये पहली लेयर क्या करती है, अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। उसी तरह से आप ले सकते हैं प्याज के जो ऊपरी लाइन होती है यानी कि प्याज का छिलका। ठीक है, प्याज का छिलका भी ले सकते हैं। इसी तरह से जो अंडे के ऊपर आवरण होता है, ठीक है, अंडे का आवरण आप देखते होंगे, जो अंडा होता है उसके ऊपर एक आवरण होता है, वही आवरण क्या करता है, अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं अर्धपारगम झिल्ली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें जो हम डायग्राम में चीजें ले रहे हैं आखिर वो है क्या। ठीक है, अब अर्धपारगम झिल्ली का मतलब समझ में आ गया, जिससे केवल विलायक के कण ही उधर जा सकते हैं, विलेय के जो कण है वो इधर नहीं आ सकते, यानी कि विलेय के कण आसानी से उधर के साइड नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से विलायक के कण को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, और यही घटना क्या कहलाती है, परासरण की घटना कहलाती है। यानी कि डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या हो जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली समझ में आ गया,
अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के जो कण हैं या विलायक के अणु का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह यानी कि खुद में खुद ऐसे चले जा रहे हैं, खुद में खुद ऐसे चले जा रहे हैं, तो स्वतः प्रवाह कर रहे हैं। यानी आपका कहीं खुद से जाना क्या कहलाता है? स्वतः प्रवाह कहलाता है। तो वही चीज तो है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जब भी विलायक के जो कण होंगे अगर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर खुद ही चल के जा रहे हैं यानी स्वतः प्रवाह कर रहे हैं, तो ये घटना ही क्या कहलाती है? ऑस्मोटिक की घटना यानी कि परासरण की घटना कहलाती है। ठीक है, तो यही डिफिनेशन में आप लिखेंगे कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से यानी कि जहां पे अणुओं की जो बीच की दूरी है वो क्या है? थोड़ी सी गैप उसमें दिख रही है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह यानी खुद में खुद बह के अर्धपारगम झिल्ली को पार करके कहां चले जा रहे हैं? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चले जा रहे हैं। तो ऐसी जो घटना होती है ये घटना ही क्या कहलाती है? परासरण की घटना कहलाती है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने देख लिया कि अपना जो परासरण की घटना है यानी ऑस्मोटिक जो चीज है वो क्या होता है यानी परासरण क्या होता है। फिर हमने देखा कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, क्योंकि जब तक आप अर्धपारगम झिल्ली का मतलब नहीं समझते आप परासरण की घटना नहीं समझ सकते थे। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली का मतलब सीधा सीधे यही होता है जिससे केवल ऐसी झिल्ली जिससे केवल पानी या जल या लिक्विड फॉर्म वाले चीज ही बाहर जा सकते हैं, और वहां पे जो सॉलिड फॉर्म है जैसे जेली हो गया, आपका जैम हो गया, ये सब क्या हो सकते हैं? इस झिल्ली से इधर की साइड नहीं जा सकते। और जो चीजें हम इसमें घोलते हैं वो विलय होता है, आपको पता ही है। जैसे अगर आप जेली और जैम को घोलेंगे तो जेली और जैम क्या करता है? एक तरह से विलय का कार्य करता है, जैसे आप चीनी या नमक को पानी में घोलते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखिएगा अर्धपारगम झिल्ली का मतलब यही है जिससे केवल पानी बाहर जा सके। ठीक है, लिक्विड फॉर्म वाली चीजें बाहर जाएंगी और सॉलिड फॉर्म वाली चीजें या कह सकते हैं विलय पदार्थ वाली चीजें बाहर नहीं जाएंगी। बाकी आप डिफिनेशन भी याद कर सकते हैं कि ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु ही आसानी से गुजर सकते हैं, लेकिन विलायक के कण आसानी से या कह सकते हैं सॉरी जो विलय के कण हैं वो आसानी से नहीं गुजर सकते। एग्जाम्पल में याद रखेंगे त्वचा की जो पहली लेयर है यानी स्किन की पहली लेयर, उसके बाद प्याज का छिलका और अंडे का जो आवरण होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया परासरण की घटना। अब अगर यहाँ पे परासरण की घटना आपको समझ में आ गई है तो आप बड़े आसानी से परासरण दाब को समझ सकते हैं। परासरण दाब क्या होता है यहीं पे अगर समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अर्धपारगम ये जो झिल्ली है इस अर्धपारगम या चर्म पात्र झिल्ली पर लगाया गया वह बाह्य न्यूनतम दाब जिसकी वजह से ये जो परासरण की घटना हो रही है, परासरण की घटना क्या है कि जो विलायक के कण हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं, यही परासरण की घटना है। और अगर हम क्या करें इस अर्धपारगम झिल्ली पर एक दाब लगा दे बाहर से जिसकी वजह से ये जो परासरण की घटना हो रही है यानी कि विलायक के कण का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने की जो घटना हो रही है वो रुक जाए, तो ये घटना ही क्या कहलाएगी? परासरण दाब कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? परासरण सबसे पहले देख लिया, अब हम समझेंगे परासरण दाब। वो भी हमने आपको बता दिया, समझा दिया है कि परासरण दाब क्या होता है। अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिसके वजह से जो ये विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं वो जाने की जो घटना है यानी परासरण की जो घटना हो रही है अगर वो रुक जाएगी तो वही जो लगाया गया न्यूनतम दाब है वो दाब ही क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। क्लियर? पहले आप परासरण का और अर्धपारगम झिल्ली का जो डिफिनीशन है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर परासरण दाब का हम डिफिनीशन लिखवा देते हैं। बाकी हमने आपको परासरण दाब क्या है समझा दिया है इसी डायग्राम से। ठीक है, तो परासरण दाब का डिफिनीशन हमने जो बताया वही लिखना है। क्या लिखना है कि अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वह बाह्य न्यूनतम दाब जिसकी वजह से परासरण यानी ऑस्मोटिक की जो घटना है वो रोक दी जाए। ठीक है, तो इसी दाब को ही क्या कहा जाएगा? परासरण दाब कहा जाता है। क्लियर? यानी हम क्या करें अगर इस अर्धपारगम झिल्ली पर या चर्म पात्र झिल्ली पर कोई प्रेशर लगा दे जिसकी वजह से जो विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः ही जा रहे थे वो घटना अगर रुक जाती है यानी परासरण की जो घटना है अगर रुक जाएगी तो ऐसा दाब ही क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। ठीक है, अब परासरण दाब को हमेशा पाई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी ऑस्मोटिक प्रेशर
दिख रहा होगा, परासरण दाब दिख रहा होगा, तो उसे हमेशा पाई से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो हो गया परासरण दाब। लेकिन अब आती है मेन चीज, जो कि क्या है, परासरण दाब का एक फॉर्मूला जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया था कि परासरण दाब और जो आपके विलेय के कण है, और कह सकते हैं विलेय का भार या अणुभार है, उसके पदों में परासरण दाब की जो फॉर्मूला है या सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विलेय के कण और अणुभार के पदों में, विलेय के कण और विलेय के अणुभार के पदों में परासरण दाब का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा तो थोड़ा बहुत घुमा टाइप से पूछा जा सकता है कि परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण दाब का सूत्र का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो ये तो क्या हमने देख लिया कि परासरण दाब को प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं परासरण दाब का फॉर्मूला क्या है। परासरण दाब का सूत्र। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे, परासरण दाब के फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। मेन यही चीज है, याद रखिएगा परासरण दाब के मैक्सिमम 3 से 4 अभी फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जिसमें मैं कहूंगी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसी फॉर्मूले से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्लास 11 के केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, क्या, जो कि बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है। यहां पे आपको क्या करना है, जहां पे P दिख रहा है वहां पे हम क्या लेंगे, पाई ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि P जो है ये एक तरह से परासरण को ही प्रदर्शित करता है, प्रेशर को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, 11th में आपने जो परासरण का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा वो यही पढ़ रखा होगा कि P इंटू V इक्वल टू N इंटू R इंटू T। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर लेंगे पाई में। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू V इक्वल टू N इंटू R इंटू T। ठीक है, ये हो गया एकदम बेसिक फॉर्मूला परासरण दाब का, इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, ये तो एकदम बेसिक फॉर्मूला है परासरण दाब निकालने का। स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, अब यहां से अगर हम क्या करें, विलेय के भार और अणुभार के रूप में अगर परासरण दाब का फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है ये जो n है, ये n क्या है, मोलों की संख्या होती है। ठीक है, तो मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होती है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, n जहां पे है वहां पे w या कह सकते हैं स्मॉल w अपान स्मॉल m रखेंगे, तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा पाई इंटू V अपान n की जगह में क्या लेना है, इस बार हमें लेना है स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू में आपका इधर r इंटू t वैसे ही है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, एक छोटा सा फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसी को अगर हम असेंबल करेंगे यानी थोड़ा सा सजा के लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम इस v को क्या करेंगे, इस v को इस m के साथ गुणा कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू यानी परासरण दाब इक्वल टू हो जाएगा विलेय का भार बटे m यानी स्मॉल m, इसके साथ हम कर देंगे गुणा किसका, ये जो v यानी आयतन है इसका। ठीक है, आयतन का यहाँ पे गुणा कर दिया और r इंटू टी आपका वैसे ही है। क्लियर, तो ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला हो जाता है। यह है आपका पहला फॉर्मूला जिसपे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, जो आपका पाई है ये तो परासरण दाब है, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार है, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है, और आपका v क्या है, जो ये v है ये आपका आयतन होता है। ठीक है, विलेय का आयतन, और R आपका क्या है, R आपका गैस नियतांक होता है, या इसी को रेडबर्ग नियतांक भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं पे अगर आपको R दिखेगा, इस R को हम कहेंगे रेडबर्ग नियतांक, या इसी को गैस नियतांक भी बोलते हैं, गैस नियतांक भी बोलते हैं। T दिख रहा है तो इसको हम परम, ठीक है, परम ताप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं। तो ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर हम चाहें तो इसी फॉर्मूले से भी 2-3 फॉर्मूला और निकालेंगे। हालांकि ज्यादातर इसी फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कौन से फॉर्मूले पर, पाई इक्वल टू आपका स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू v इंटू में r इंटू t। ठीक है, इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या किया जाता है, इसी फॉर्मूले को
थोड़ा सा कन्वर्ट करके भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। यानी अगर आपको क्या कर दिया जाए, आपको दे दिया जाए पाई का मान, और यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल W अपॉन M है, हम इसकी जगह N भी लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे N दिख रहा है तो इसकी जगह हम स्मॉल W अपॉन स्मॉल m भी लिख सकते हैं। ये चीज तो आपको क्लियर है। बराबर का मतलब क्या है कि हम N की जगह चाहे स्मॉल W अपॉन स्मॉल m लिखे, या कहीं पे स्मॉल W अपॉन स्मॉल m लिखा है तो इसकी जगह हम N भी रख सकते हैं। तो अगर हम क्या कर दें, फिर से जहां पे स्मॉल W, यहाँ पे देखिए जहां पे स्मॉल W स्मॉल m दिख रहा है, इसकी जगह क्या कर दें, N रख दें, तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा पाई इज इक्वल टू n इंटू, किसमें हो जाएगा आपका, n इंटू या n अपान v। ये जो v है वो तो नीचे ही है, यहाँ पे देखिए ये पूरा n हो गया और v आपका नीचे है, तो v हमने नीचे ही रहने दिया, और लास्ट में हमने क्या किया, r इंटू टी कर दिया। ठीक है, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो एक तरह से और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। n अपान v का मतलब क्या होता है, सांद्रता, सांद्रता C इज इक्वल टू, याद रखिएगा कहीं भी n अपान v लिखा है तो इसका मतलब सांद्रता की बात की जा रही है। सांद्रता C इज इक्वल टू क्या होता है, n अपान v होता है, जहां पे n आपका क्या होता है, मोलों की संख्या होगी, और v आपका क्या है, आयतन। ठीक है, v आपका विलयन की आयतन होती है। क्लियर, ये हो गया सांद्रता C का मतलब, यानी कि हम n अपान v की जगह C लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी बताया C का फॉर्मूला क्या होता है, सांद्रता C का फॉर्मूला होता है n अपान v, यानी मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन दिख रहा है, यानी यहाँ पे हम C ले सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, पाई इज इक्वल टू C इंटू आर टी। ये आपका बन गया सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और जहां पे आर दिख रहा है, कहीं कहीं आपको यहाँ पे पाई इज इक्वल टू CST देखने को भी मिलेगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले में आपको बता दिए पराश्रम दाब का, ये तो गया सबसे बेसिक फॉर्मूला जो कि आपने 9th या 11th में पढ़ रखा होगा कि PV इंटू NRT होता है। अब अगर हमने क्या किया, पराश्रम दाब को पाई से दर्शाया है, तो यानी कि हम P की जगह पाई इंटू V इक्वल टू N इंटू RT लिख सकते हैं। अब N का मतलब होता है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को हम विलेय के भार और विलेय के अणुभार से दर्शाते हैं, यानी कि स्मॉल w और स्मॉल m से दर्शाते हैं। यानी n दिख रहा है तो यहाँ पे हम स्मॉल w और स्मॉल m रख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसी को अगर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, तो जहां पे v है वहां पे हम m के पास क्या करेंगे, v का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो गया, पाई इक्वल टू आपका स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू v हो गया, इक्वल टू r इंटू टी हो गया। ये आपका मेन फॉर्मूला है, जिसमें स्मॉल w विलेय का भार है और स्मॉल m विलेय का अणुभार है, r आपका रेडबर्ग नियतांक या परम ताप का कह सकते हैं, गैस का नियतांक है। ठीक है, रेडबर्ग नियतांक या गैस का नियतांक है, टी आपका क्या है, परम ताप है। अब हम क्या किए हैं कि जहां पे स्मॉल w और स्मॉल m है, इसकी जगह हम फिर से n लिख सकते हैं, तो हमने इसी फॉर्मूले में यहाँ पे n लिख दिया, तो v आपका नीचे पहले से था ही, तो n अपान v हो जाएगा। n अपान v का मतलब है सांद्रता C की बात की जा रही है, यानी इसी फॉर्मूले को हम पाई इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी भी लिख सकते हैं, और r जहाँ पे है वहां पे s भी लिखा जा सकता है, तो पाई इक्वल टू C इंटू S इंटू टी भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मेन ये फॉर्मूला है, फिर आपका ये सेकंड फॉर्मूला, और ये आपका लास्ट में आ गया थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको क्या करना है, एक बार लिख के रिवाइज करना है। जितनी चीजें इस लेक्चर में बताई जा रही हैं, लेक्चर के जस्ट बाद अगर रिवाइज कर लोगे तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये हो गया पराश्रण दाब क्या होता है, डायग्राम के साथ हमने बता लिया कि अगर आप अर्धपारगम झिल्ली पर कोई क्या करते हो, प्रेशर यानी दाब लगाते हो, बाह्य दाब लगाते हो, बाह्य न्यूनतम दाब लगाते हो, उसके द्वारा अगर पराश्रण की गणना रुक जाएगी तो वो लगाया गया दाब ही पराश्रण दाब कहलाएगा। पराश्रण दाब के 3 फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए हैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। क्लियर, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे, प्रति पराश्रण की क्रिया क्या है। ठीक है, पराश्रण वाले इस डायग्राम से ही समझेंगे। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आप देखते हैं कि प्रति पराश्रण की घटना यानी कि एंटी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ठीक है,
प्रति परासरण की गणना बहुत आसान है। परासरण में हमने आपको क्या बताया कि जो विलायक के कण होते हैं वो क्या करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः ही गति करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी इस बार जो विलायक के कण हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर न जाकर किधर की साइड गति कर रहे हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो विलयन की मूवमेंट होगी, गति होगी, स्वतः प्रवाह होगा, इसी को ही एंटी ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा, यानी कि प्रति परासरण दाब कहा जाएगा। क्लियर? तो प्रति परासरण दाब क्या होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। वह घटना जिसमें विलायक के जो अणु हैं अर्धपारगम झिल्ली द्वारा इस बार अधिक सांद्रता से किधर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी इधर के साइड से इधर के साइड की ओर गति कर रहे हैं। यानी परासरण क्या होता है, कम से अधिक की ओर विलयन या विलायक के अणु को जाना। अगर वही उल्टा हो जाए, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के अणु स्वतः ही गति करने लगे, यानी अभी तक हम ऐसे चल रहे थे, अब मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे चलूंगी उल्टा। ठीक है, अगर मैं उल्टा गति कर रही हूं तो इसका मतलब मैं एंटी मूवमेंट दर्शा रही हूं। ठीक है, उसी तरह से अभी तक परासरण ऐसे हो रहा था, कम से अधिक सांद्रता की ओर, अब हम अधिक से कम की ओर जा रहे हैं, यानी ऐसी सांद्रता ही क्या कहलाएगी, ऐसी परासरण की घटना ही क्या कहलाएगी, प्रति परासरण कहलाती है। क्लियर? डिफिनीशन सेम है, बस जस्ट थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, वह घटना जिसमें विलायक के जो अणु है वो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से न होकर बल्कि सबसे पहले अधिक सांद्रता आएगी। ठीक है, अधिक सांद्रता से इधर के साइड यानी कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, यानी स्वतः प्रवाहित होते हैं, तो इस प्रकार के परासरण को ही प्रति परासरण कहा जाता है, यानी कि एंटी ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। क्लियर? तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने इस लेक्चर में सबसे पहले देखा कि परासरण यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर देखा परासरण दाब क्या होगा, सबसे पहले हमने देखा ऑस्मोटिक क्या होता है, यानी कि परासरण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और सबसे लास्ट में हमने देखा कि एंटी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रति परासरण दाब क्या है। हालांकि अभी तक बोर्ड एग्जाम में प्रति परासरण दाब नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि कभी आपसे पूछ लिया जाए, या फिर आपके जो बीच में छमाही एग्जाम यानी कि प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लिया जाए कि प्रति परासरण दाब क्या है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, परासरण दाब का जो डिफिनीशन, डायग्राम और फॉर्मूला हमने बताया है वो वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि परासरण दाब किसे कहते हैं और उसका मोलों की संख्या के साथ संबंध क्या है, यानी कि विलय के भार और अणुभार के साथ परासरण दाब की जो सूत्र होता है उसका निगमन कीजिए। क्लियर? तो ये चीज रिवाइज कर लीजिएगा, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा परासरण क्या है, फिर आपको परासरण दाब अपने आप समझ आ जाएगा कि इस अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वह बाह्य न्यूनतम दाब, जिसके कारण परासरण की जो घटना है यानी ऑस्मोटिक की जो घटना है अगर वो रुक जाती है तो इस प्रकार के दाब को ही परासरण दाब कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद हमने देखा एंटी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रति परासरण दाब क्या है, परासरण का जस्ट उल्टा याद रखेंगे, प्रति परासरण होता है। क्लियर? तो ये हो गया आज का लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 3 नंबर का पूछा जाएगा कि परासरण दाब क्या होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेलिंग साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी हम आपके कमेंट्स के जवाब दे देते हैं, और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि आपका जो चैप्टर था इसमें कुल 5 वीडियो लेक्चर में हमने आपका पहला चैप्टर खत्म कर दिया है, क्योंकि पहले चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने आपको कवर करा दिया है। पहले हमने आपको मोलरता मोल प्रभाव पढ़ाया है, तीनों टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। और उसके बाद फिर हमने देखा राउल्ट का नियम, वो डायरेक्ट 3 नंबर का पूछा जाता है। फिर हमने देखा हेनरी का नियम, वो भी डायरेक्ट 3 नंबर का पूछा जाएगा।
क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अनुमान फॉर्मूले के साथ डायरेक्ट 3-3 नंबर का पूछा जाएगा। प्राशन दाब भी 3 नंबर का पूछा जाएगा। क्लियर? तो पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब वैद्युत रसायन आपका दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 1 आपको कल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।